ये सही बात है कि हमारे बहुत सारे ये रफाल वगैरह गिराए गए, जो हम लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, मगर ये रफाल कंपनी ने खुद कहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, ये नो डाउट। यू वर यूजिंग चाइनीज जेट एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल, we were using French and other European aircraft and missiles, and Chinese proved to be superior. मैंने एक बार इंडियन सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, मेरे खिलाफ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू कर दिया, मुझे जेल भेज देते। तो मैंने माफी मांगी जान बचाने के लिए। इतना ही कहूंगा कि इंडियन जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। लाइलाज 90% वोटर हिंदुस्तान में जो वोट देने जाता है, ये नहीं देखता है उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल। वो भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देता है। 90% एंटी पाकिस्तान होने से ये होता है कि एंटी मुस्लिम, उससे हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है। दैट इज गुड फॉर गेटिंग वोट्स। उससे दैट इज अ वोट कैचिंग डिवाइस ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकरीबन 3.5 माह पहले एक जंग हुई और उसके बाद टेंशन है, मुसलसल हालात में बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। और बिलखुसूस जो भारत में हुकूमत है, अप्रोच ये दिखाई दे रही कि शायद उनके सर पर अभी भी जंग का जुनून तारी है। एक अभी बड़ी डेवलपमेंट हुई और भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर इंटर स्पॉटेड ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को पहली मर्तबा फ्लड से मुतल्लिक आगाह किया है और बताया है कि कितना बड़ा पानी का रैला जो है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में दाखिल होने जा रही है। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। फिर चीन में एससीओ समिट है और उसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे। एज ऑफ नाउ तो इतलात ये हैं कि दोनों की वहां पर कोई मुलाकात जो है वो शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन क्या मुलाकात होनी चाहिए? अगर होती है तो उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल सकते हैं, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर भारत से राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर हैं भारत में, उन्होंने रिसेंटली एक्सपोज किया है भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस को और बताया कि किस तरह मैनेज किया गया है रिजल्ट्स को नरेंद्र मोदी के लिए। और हमने तकरीबन 1.25 साल कबल एक प्रोग्राम किया था जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब के साथ, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था बरमला के मोदी की मकबूलियत में बहुत कमी आई है और आइंदा इंतखाबात में अगर मोदी कामयाब होता है तो उसकी हुकूमत अब तक टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकेगी। तो मौजूदा हालात में भारत में अप्रोच क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मुझे भारत से ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, और पाकिस्तान में भी इनको बड़ा देखा जाता है, सुना जाता है। पाकिस्तान में बिलखुसूस लाहौर शहर से इनकी बड़ी एक इनका रोमांस है लाहौर के साथ। जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब, जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत। जस्टिस साहब, सबसे पहले तो बात करें, अभी रिसेंटली भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जिसको भारत ने कहा है कि हमने हेल्ड एन इवेंट्स रखा है, भारत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला दी है। और ये हमने देखा कि माजी में तकरीबन 3.5 माह में ये प्रैक्टिस नहीं रही। भारत पानी छोड़ता था, पाकिस्तान को पेशगी इत्तला नहीं देता था। अब भारत ने इत्तला दी है कि एक बड़ा रेला वो भारत से पाकिस्तान में एंटर होगा, उससे फ्लड्स का खतरा है। तो आप इनिशियली तो इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत तो कह रहा था कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे, हम पानी नहीं देंगे, पाकिस्तान ने इसको जो है वो एक्ट ऑफ वॉर कहा है। तो ये जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है आपके नजदीक कितनी अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट? देखिए, पहले तो मेरा जो मौक़िफ़ है उसको समझिए। आप उससे इत्तेफाक न करते हो वो अलग बात है, मगर आई हैव अ राइट टू प्रेजेंट माय व्यू। यू मे डिसएग्री विद इट। पहले तो मैं भारत और पाकिस्तान को एक ही मुल्क मानता हूँ। ये दो मुल्क है ही नहीं। ये बंटवारा बिल्कुल अंग्रेजों का फ्रॉड था, पूरा अंग्रेजों की चाल थी, शरारत थी कि हम लोग हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें और कमजोर रहें, एकजुट होकर हम लोग एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बन पाए जैसे चाइना बन गया है। क्योंकि जब तक हम लोग एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बनेंगे, जो असल हम लोग के दुश्मन हैं वो है गुर्बत,
बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, वो कभी हम लोग अबॉलिश नहीं कर पाएंगे। और वही हमारा मकसद होना चाहिए, ये बड़े मैसिव जो सोशियो इकोनॉमिक इवल्स हैं इनको खत्म करना। तो वो खत्म करने के लिए हम लोग को एकजुट होना होगा और एक से रियूनाइट होना होगा। हम लोग होंगे, हम, क्योंकि वाकई में हम एक ही मुल्क है। ये बंटवारा को मैं फ्रॉड मानता हूँ, बट रियूनाइट अंडर अ सेक्युलर गवर्नमेंट, नॉट अंडर अ गवर्नमेंट विच लुक डाउन ऑन मुस्लिम और लुक डाउन ऑन हिंदू, सबको बराबर। तो मैं देखिए, जो ये आरएसएस का मौकिफ है अखंड भारत, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि अखंड भारत का मौकिफ है कि हिंदू डोमिनेटेड रियूनाइटेड इंडिया, जबकि मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, उसका एम है रीयूनाइटेड इंडिया, बट इंडिया इन विच नो वन डोमिनेट्स एनीबॉडी, नो कम्युनिटी डोमिनेट्स एनीबॉडी, ऑल आर इक्वल। तो ये बड़ा बिल्कुल फर्क है आरएसएस के कॉन्सेप्ट में हमारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि कई लोगों ने हम लोग पे इल्जाम लगाया, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, कि हम लोग तो वही आरएसएस का अखंड भारत चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल फर्क है। अखंड भारत मीन्स हिंदू डोमिनेटेड इंडिया। हम नहीं चाहते हिंदू डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड, एनी, नो वन शुड डोमिनेट एनीबॉडी, ऑल शुड बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। जो ग्रेट मुगल एम्परर अकबर की पॉलिसी थी, जिसका नाम था सुलह ए कुल, विच मीन्स गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटीज। और वही पॉलिसी बिल्कुल ऑफ ठीक। सुलह कुल सही पॉलिसी है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। और इसी वजह से मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग, फॉर 300 ईयर्स, क्योंकि इंक्लूसिव था, सबको साथ लेके चलता था। इवन हिंदू, बिल्कुल ऑल्दो ठीक। मुगल व मुस्लिम, बट हिंदू वेरी हाई पोस्ट। राजा टोडरमल, बीरबल, मान सिंह, बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स व हिंदू इन द मुगल आर्मी, सबको इक्वल रिस्पेक्ट। जो अकबर ही रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन, एंड बाय इंडियन नेशन आई इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वी आर रियली वन नेशन। तो ग्रेट मुगल बिल्कुल ठीक। एम्पर अकबर ही है हम लोग का बिल्कुल ठीक उसके सर, ये रास्ते पे आपकी चलना। अप्रोच से तो यकीनी तौर पे हम सब वाकिफ हैं कि आप की अप्रोच क्या है इन सारे मामला को लेकर। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो आज की हकीकत तो ये है कि बंटवारा हुआ हुआ है। पाकिस्तान और भारत तो अलग अलग मुल्क हैं, और जो हालिया कशीदगी रही दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें जो स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन था ये पानी को लेकर, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है? क्योंकि भारत मुसलसल ये बात कर रहा था कि हम पानी का एक कतरा नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को, जो है वो खुश्क साली का शिकार करेंगे, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें भारत से देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी पानी भी छोड़ा, जिसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर कहा था कि भारत अगर पानी नहीं छोड़ता तो दिस वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और अभी पानी छोड़ा भी और उसकी पेशगी तला भी दी। आप समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को लेकर एक अच्छा कदम है, या चूंकि भारत के पास अब कैपेसिटी नहीं थी, भारत ने इसलिए पानी छोड़ा और पाकिस्तान को तला दी है? देखिए, न भारत पानी छोड़ सकता है, न भारत पानी रोक सकता है। इसलिए, क्योंकि देखिए, जो ये 1960 में इंडस वैली ट्रीटी बनी थी, इंडस वाटर ट्रीटी जी सर। 1960 में, उसमें जी था सर। कि जो थ्री वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें आते हैं इंडस और झेलम और चिनाब, से 3 आते हैं, वो तो जाएंगे, उसका पानी पाकिस्तान जाएगा। और बाकी जो है रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी आएगा इंडिया में। दिस वाज द एग्रीमेंट। और इंडिया इज द अपर राइपेरियन स्टेट, पाकिस्तान इज द लोअर राइपेरियन स्टेट, यानी कि नदियां, इंडस का शुरुआत होता है इंडिया। मगर ये देखिए, कह देना कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करें, कहने को तो कुछ कह जाइए, सवाल इसको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, इंडस में पानी बहना तो बंद नहीं होगा, the water in the river will keep flowing whether you suspend the treaty or you don't suspend the treaty। मगर अब हम कहते हैं कि अब इसका जो पानी जा रहा है पाकिस्तान में, हम नहीं जाने देंगे, हम उसको डाइवर्ट कर देंगे, इंडिया ही आएगा। पहले तो आप प्रैक्टिकली कैसे कर पाएंगे? बिकॉज जब वाटर इंडिया में आएगा तो उसके लिए यू रिक्वायर ह्यूज स्ट्रक्चर, इंडिया रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्स, ह्यूज बराजेस, डैम्स, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, और फिर वो डैम्स और बराजेस से कैनाल्स मस्ट टेक द वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ऑल। ये सब स्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास, और इनको बनाने में 10-15 साल लगेगा, और सैकड़ों हजारों करोड़ का खर्चा लगेगा, जो पैसा नहीं है हमारे पास।
तो कह देना तो आप कुछ भी कह जाइए, बट इट प्रैक्टिकली दिस of the Indus water treaty means nothing. You can't implement it because you don't have the structures to divert the water from the Indus into India. कहने में हवा में कुछ का, जो आप प्रैक्टिकली बताइए कैसे होगा. इट कांट बी डन. तो ये तो देखिए, दिस इज ऑल नथिंग बट अ वोट कैचिंग डिवाइस, कि हमको जो इलेक्शन में, क्योंकि ये जो परसीव किया जाता है बीजेपी की पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, तो लिहाजा पाकिस्तान को मारो, पिटाई करो, तो हमें वोट और मिलेगा. अच्छा, भारत के बारे में एक चीज समझ लीजिए. भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो कहीं ना कहीं या चुनाव होता रहता है या चुनाव की तैयारियां होती रहती हैं. जैसे आजकल बिहार में अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव, वहां की तैयारियां हो रही हैं चुनाव की. तो लिहाजा इंडिया इज परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड. हमेशा माहौल इलेक्शन का बना रहता है कहीं ना कहीं. तो वो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है सोसाइटी को पोलराइज करना, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना, कास्ट हेट्रेड फैलाना, है ना. तो लिहाजा ये सब जो है कि साहब पाकिस्तान को हमने देखो ये कर दिया, उसके खिलाफ ये कर दिया, ये सब वोट कैचिंग डिवाइसेस. इसका माने ना मतलब आप कागज में सस्पेंड कर दें इंडस वाटर, मगर पानी तो बहता रहेगा और उसको इंडिया में डाइवर्ट करने का आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है. और कहने की हवाई बातें हैं और हवाई किले हैं बिल्कुल और ठीक, कुछ नहीं है. बिल्कुल ठीक. अच्छा सर, आपने ये जो बात की कि भारत हर वक्त इलेक्शन मोड में रहता है, किसी न किसी स्टेट में जो है वो या इलेक्शन हो रहा होता है या उसकी तैयारियां हो रही होती हैं. हमने ये देखा है कि जो हालिया इंतखाबात थे भारत के, और उसके बाद बीजेपी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ, उसमें काफी हमें जो है वो कमी दिखाई दी. बिलखुसूस मोदी की पॉपुलैरिटी में भी. आपने भी, मुझे याद है, तकरीबन 1.25 साल कबल इंतखाबात से पहले भी मुझे मेरे प्रोग्राम में कहा था कि मोदी की पॉपुलैरिटी में काफी कमी आई है. अभी राहुल गांधी ने रिसेंटली भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस को एक्सपोज किया है और बताया कि किस तरीके से इलेक्शंस को मैनेज किया गया है मोदी के लिए. आप इसको कैसे देख रहे हैं, और आपको लगता है कि वाकईतन जो हालात इलेक्शन से कबल थे, जो अप्रोच भारतीयों की थी, उसके बाद भारत में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के नताइज को मोदी के हक में मैनेज किया है? देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. जी. पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ वॉर. जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी इंडिया में 50 साल, तो वो सब गड़बड़ सड़बड़ करती रहती थी, रिगिंग ऑफ द इलेक्शन करती थी. अब बीजेपी पावर में आ गया, अब वो रिगिंग करेगी. जो भी पावर में होगा वो अपने फेवर में रिगिंग कराएगी थ्रू इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन हैव लार्जली बिकम एजेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. तो देखा, इस पे रोना पीटना क्या. ये जो पार्टी पावर में है, कांग्रेस 50 साल से ये कर रही थी, अब बीजेपी 1914 से पावर में आ गया, वो करेगी. बात सही है, मगर तुम क्या कर रहे थे, राहुल गांधी की पार्टी ने क्या किया 50 साल. तो लिहाजा आप रो क्यों रहे हो भाई, ये सभी कर रहे हैं, क्या किया थे. दिस इज ट्रू. बिल्कुल ठीक. और सर, अभी ये जो बिहार का इलेक्शन है, आज आप भारत में एक आम आदमी की अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या प्रोडिक्शन है? बिहार के इंतखाबात के नताइज क्या होंगे? ये बीजेपी के हक में, या बीजेपी का जो अलायंस है उसके हक में जाएंगे, या जो भारत में इस वक्त जो फेडरल ऑपोजिशन अलायंस है, जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, उसके हक में जाएंगे नताइज? आपकी मतलब प्रोडिक्शन क्या है उन नताइज के हवाले से बिहार के? देखिए, पहले तो आपको समझना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स चलती कैसे. इंडियन पॉलिटिक्स largely runs on the basis of caste and communal vote banks. यानी आम 90% वोटर हिंदुस्तान में जो वोट देने जाता है, ये नहीं देखता है उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल. वो भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देता है. 90%, आई एम नॉट सेइंग 100%. ये नहीं देखता है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आसमान छू रही हैं. ये नहीं देखता है बेरोजगारी बढ़ती जा रही, कुछ नहीं. सीधे सीधे ये जो उम्मीदवार हमारी जात का है, या उम्मीदवार, या जो जो पार्टी किसी कास्ट और रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है वो हमारी है, बस उस पर ब्लाइंडली वोट, 90% वोट देते. ये हकीकत है. अब जैसे फॉर एग्जांपल, हिंदू अपर कास्ट जो है, हिंदू अपर कास्ट में आते हैं ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और भूमिहार, ये सब. ये ब्रॉडली दे आर विद बीजेपी. ये बीजेपी को वोट देंगे.
मुस्लिम विल नेवर वोट फॉर बीजेपी, तो इसीलिए बीजेपी खिलाफ है मुस्लिम। अच्छा, जो इंटरमीडिएट कास्ट है जिनको भारत में कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, वो एक तबका देता है बीजेपी को, एक तबका नहीं देता, मतलब कोई रिलायबल सपोर्टर नहीं है बीजेपी का। और सिमिलरली जो लोएस्ट है दलित, जिनको शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं इंडिया में, वो भी कोई रिलायबल सपोर्टर नहीं है बीजेपी का। तो लिहाजा ये बिहार इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा कहना बड़ा मुश्किल है, मगर वो वोटिंग होगी ऑन कास्ट एंड रिलीजियस वोट लाइंस। कोई बिल्कुल ठीक। मतलब नहीं है कि रिगिंग चोरी की। नोबडी जब वोट देने जाता है वोटर, ही विल नॉट कंसिडर दिस की वोट चोरी। चिल्लाते रहे कि आजकल यही चिल्लाया जा रहा है सारे टीवी चैनल यूट्यूब पे कि वोट चोरी, वोट थेफ्ट, वोट चिल्लाते रहो। वोटर है वो तो जाके जांच बुनियादी पे देगा। तो बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए ये मैक्सिमम, अगर मानिए वोटर लिस्ट सही भी बने, रीडिंग ना हो, मैक्सिमम होगा कि चेंज इन लीडरशिप आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ नीतीश कुमार बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, लालू यादव और हिज सन तेजस्वी यादव विल बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मगर आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, टेस्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी इज वन एंड ओनली वन, वो है does it raise the standard of living of the people, does it give people better lives? तो उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो चाहे रिगिंग होए या न रिगिंग होए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। कि बिल्कुल मैक्सिमम फर्क, अगर रिगिंग ना हो मैक्सिमम फर्क होगा कि चेंज इन लीडरशिप हो जाएगी, बट आम बिल्कुल ठीक आदमी होगा। की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं दो लिहाजा तीन और चीजें आपके साथ क्विकली डिस्कस करना चाहता हूँ। सर, हमने ये देखा कि भारत में जिस वक्त से मोदी बरसर इक़्तिदार है, एक अप्रोच ये डेवलप की जा रही है कि अगर कोई शख्स मोदी के हक में बात कर रहा है तो वो भारत से मोहब्बत करता है, और अगर कोई मोदी के खिलाफ बात कर रहा है तो वो गद्दार है। ये जो भारत का मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं लोग, खसूस उसने एक टूल के तौर पर काम किया इस सारे मामले के अंदर। और ये अप्रोच अल्टीमेटली हमने देखा कि भारत में ऐसा हुआ भी। अब हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद माह से इस अप्रोच में काफी तब्दीली है। लोग ओपनली मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर हालिया पाक भारत जंग के बाद जो एक झूठा बयानिया मोदी हुकूमत ने बनाने की कोशिश की, लोगों ने उसको भी बाय नहीं किया। आज भारत में आम आदमी की अप्रोच क्या है? आज हर शख्स ये जानता है कि जो हालिया जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया, भारतीय राफेल तैयारे गिराए, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। और भारत जिसका दिफाई बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, उनके पास मैन पावर पाकिस्तान से ज्यादा है, जहाज ज्यादा है, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी वो जहाज पाकिस्तान के जहाजों की निस्बत जदीद थे। एक आम भारतीय मोदी की पॉलिसीज और इस जंग में भारत की शिकस्त को मोदी के साथ रिलेट करके कैसे देख रहा है? देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया और फिर दोहरा रहा हूँ। आम आदमी सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट देगा। उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि रिगिंग हुई है, लड़ाई हुई है, कुछ नहीं। दे आर जस्ट सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट देगा। डू यू नो वन लेकिन सर, फिगर आई आपने शुड उसमें एक गिव और यू? इंपॉर्टेंट चीज की थी ना कि भारत में एक एंटी पाकिस्तान रेटरिक हर वक्त चलता है। तो उस पर्सपेक्टिव में इस जंग में तो भारत भाई की शिकस्त को भारत की आवाम कैसे देख रही है? उससे दैट इज अ वोट कैचिंग डिवाइस ना, कि एंटी पाकिस्तान होने से ये होता है कि एंटी मुस्लिम, उससे हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है। दैट इज गुड फॉर गेटिंग वोट्स। लेकिन लेकिन देखिए जंग में हारने से उस बयानी को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप कहते हैं कि भारत हार गया, भारत कहता है आप हार गए, तो लिहाजा यहाँ जो 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 नैरेटिव चलाया जा रहा है इंडिया में कि इंडिया ने शिकस्त दी है पाकिस्तान को। लेकिन हमने आप सर भारत से उसका बड़ी आवाजें सुनी है। भारत से ये लोगों की को मैं कोट कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपके जो सीडीएस है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आपके लॉसेस हुए। भारत के जो डिफेंस अताशी थे इंडोनेशिया में, कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने बताया कि भारतीय एयरफोर्स को नुकसान हुआ। फिर एयर वाइस मार्शल ए के भारती, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि लॉसेस जो है वो जंग का हिस्सा है, नुकसान होते हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया।
तो अगर मुआवजा करें जो एयर बैटल हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो 5 जहाज तो भारतीय एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहे हैं हमने 6 या 7 गिराए हैं, लेकिन 5 जहाज तो भारतीय एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे गिरे हैं, जिनमें 3 राफेल्स भी शामिल हैं। तो उससे बीजेपी के बयानिए को आपके नजदीक चोट नहीं पहुंची होगी कि लोग जो सोचते हैं कि हम 10 गुना बड़ा बजट देते हैं आपको पाकिस्तान की निस्बत, तो आप फिर भी पाकिस्तान से शिकस्त खा गए? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान से नहीं, चाइना से लड़ाई जो हुई थी, एयर वॉर हुई थी, you were using Chinese jet aircraft and missiles. We were using French and other European aircraft and missiles. And Chinese proved to be superior. ये सही बात है कि हमारे बहुत सारे ये रफाल वगैरह गिराए गए, जो हम लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, मगर ये रफाल कंपनी ने खुद कहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। ये नो डाउट कि बट दैट ओनली प्रूव चाइनीज टेक्नोलॉजी हैज बिकम सुपीरियर टू यूरोपियन टेक्नोलॉजी। ये आप लोगों ने नहीं बनाए हैं वो हवाई जहाज जिन्होंने, और न हमने बनाए रफाल। तो ये कहिए कि चाइना और पाकिस्तान में लड़ाई हुई, ऐसा नहीं था। लड़ाई, सॉरी, पाकिस्तान और भारत में लड़ाई हुई, ऐसा नहीं था। लड़ाई हुई थी चाइना और फ्रांस के बीच में। असल में बात, सच्ची बात ये। मगर मैं आपको एक चीज बता रहा था, आपने इंटरप्ट किया। देखिए सुनिए, मैंने कहा कि यहाँ जो वोटर वोट देने जाता है वो सीधे सीधे जात बिरादरी पे भेड़ बकरी जैसे देता है भारत में। और नतीजा आप जानते क्या है? 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था इंडिया में, रिजल्ट was 47% of the Indian members of parliament today have criminal backgrounds. They are largely criminals, 47%। क्योंकि वोटर ये नहीं देखता है ये क्रिमिनल है कि नॉन क्रिमिनल है, अच्छा आदमी, सीधे सीधे जात बिरादरी पे देता है। तो ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ कि large, almost half the parliament consists of people who have criminal backgrounds, very serious allegation crime, who involved in murder, क्या क्या जाने क्या क्या। तो कहने का मतलब आपको पहले समझना है इंडिया पॉलिटिक्स चलती कैसे है। ये चिल्लाते रहिए कि साहब वो राहुल गांधी वहां सुना है मोटरसाइकिल पे यात्रा कर रहे हैं बिहार में, और तमाम यूट्यूबर कह रहे हैं वाह वाह कितना ग्रेट आदमी आ गया है, सेवियर हैज कम टू सेव इंडिया, राहुल गांधी। कुछ नहीं होगा। जो वो बिहार का वोटर है, अपर कास्ट, सीधे सीधे बीजेपी को वोट डालेगा। कुछ नथिंग एल्स इज बॉदर्ड अबाउट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक, जो वोटर वो बिल्कुल ठीक, इनके यादव की पार्टी को देंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने तो एक लंबा लंबा अरसा सर आपने भारत की जुडिशरी में गुजारा है, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि भारत की जुडिशरी वो भारत में बीजेपी की हुकूमत के इन्फ्लुएंस के अंदर दिखाई दे रही है। जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, मैंने एक बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम आपके साथ उस पर किया और आपने बड़ा क्रिटिसाइज किया इंडियन जुडिशरी को। अभी रिसेंटली मालेगांव ब्लास्ट की जो मेन कल्प्रिट थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी की टिकट पर लोकसभा की मेंबर भी रह चुकी है, उसको भी बरी कर दिया गया है। और भी कुछ फैसले ऐसे आए जिसमें बीजेपी या आरएसएस से एसोसिएटेड जो लोग थे, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे भारत में, उनको बरी किया गया। तो आज आप बतौर साबिक जज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के भारतीय जुडिशरी को कैसे देख रहे हैं, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बीजेपी के और आरएसएस के इन्फ्लुएंस के अंदर है? मुझे 2 मिनट वक्त दीजिएगा जवाब देने जी का। प्लीज सर, प्लीज सर। देखिए, मैंने एक बार जुडिशरी को, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया। मेरे खिलाफ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू कर दिया, मुझे जेल भेज देते। वो तो मैंने माफी मांगी जान बचाने के लिए, वरना तो लिहाजा मुझसे ये आप सवाल न पूछिए, वरना मैं मुझे कंटेम्प्ट कोर्ट, हालांकि मैं इन सब से बहुत सीनियर हूँ। ये लोग सब वकील थे जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो आज के सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। मगर भैया मैं कुछ नहीं कहूँ, इतना ही कहूंगा कि इंडियन जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। ला इलाज मर्ज, जैसे कुछ मर्जों का इलाज होता है, दवा ले लीजिए, मेडिसिन आप ठीक हो जाएंगे, और कुछ जैसे कैंसर वैंसर उनका कोई इलाज नहीं। तो लिहाजा मैंने कहा, देखिए 2 वजह हमने बताए। एक तो बहुत लंबा वक्त लगता है केस डिसाइड होने, यानी 10 15 20 साल लग जाता है बाय द टाइम केस इन इंडिया इज
डिसाइडेड आफ्टर अपील, सेकंड अपील, 20-25 साल आपके बाल सफेद हो जाएंगे साहब बाय द टाइम द केस इज डिसाइडेड। किसके पास 20-25 साल है केस तय करने के लिए? इतना वक्त कहाँ है? और दूसरी चीज, आधी से ज्यादा इंडियन जुडिशरी करप्ट हो गई है। ये देखिए, हमारे एक यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, उनका नाम था शांति भूषण, बहुत सीनियर लॉयर भी थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, शायद 2009 में दिया था, आप चेकअप कर लीजिएगा गूगल में, शांति भूषण। तो उन्होंने कहा कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 डेफिनेटली करप्ट थे। हाफ ऑफ द प्रीवियस 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट डेफिनेटली करप्ट। 2 के बारे में अनसर्टन है कि करप्ट भी थे या नॉन करप्ट, पक्का नहीं कहा जा सकता है, और 6 डेफिनेटली। और उनके नाम लेकर उन्होंने एक लिफाफे में सील्ड कवर में दिए सुप्रीम कोर्ट। ये एक यूनियन लॉ मिनिस्टर कह रहा है 2009 में। अब उसके बाद सिचुएशन और बदतर हो गई है, करप्शन बहुत मैसिव हो गया है। तो बस इससे ज्यादा अब मुझसे कहलवाइए, नहीं तो मेरे बिल्कुल ठीक सर, मैं सर मुसीबत कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहता जो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। और मैं बिल्कुल जो जितनी आपने राय दी है, मैं इससे बढ़कर इससे मुतालिक आपसे सवाल भी नहीं करूंगा। लेकिन सर जाते जाते आखिर में ये बताइएगा, मेरे पास वक्त कम है, आखिर में सर ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि आरएसएस भी समहाउ प्रेशराइज कर रही है मोदी को कि वो रिजाइन करें। जो उनकी एक पॉलिसी है गालिबन के 75 बरस के बाद उसको एज प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं कि अभी 17 सितंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोदी का बर्थडे है 75th। इसके बाद प्रेशर बढ़ेगा, और जो इस वक्त पब्लिक अप्रोच में भी थोड़ा सा फर्क है, अल्टीमेटली चीजें मोदी के अगेंस्ट जा सकती हैं, या कंफर्टेबल है मोदी, ये टर्म भी कंप्लीट करेगा और अगला इलेक्शन भी जो है वो कंटेस्ट करेगा एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी? देखिए, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वी कैन नॉट स्पेकुलेट कि क्या होगा, बड़ा अनसर्टन है, तो इसका मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड मार्केंडे काटजू साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।